Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari, and again, bringing the same kind of intensity and commitment. We will try to see कि जो topics और जो themes हम लेना चाहते हैं, वो topics और themes कैसे आपके prelims और mains examination के लिए important है। कैसे आपको full commitment के साथ when you're trying to put your efforts, then only you will be able to understand that there is always a way ahead. So the first aspect, let's see and try to understand what it is giving away. Now the point is that कि इंडिया को बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स या इंडिया को मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया, अगर आपसे बात की जाए ट्रेड ब्लॉक को तो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस, जिसको एमटीएन बोलते हैं। अब मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस दे हैव बीन कंडक्टेड अंडर डब्ल्यूटीओ, लेकिन बहुत हद तक डेवलप कंट्रीज दे हैव गिवन अप द आइडिया ऑफ एमटीएन्स, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट है। 194 कंट्रीज को आप एक साथ लेके आओ, सबको आप एक एग्रीमेंट टेबल पे बिठाओ, आप कैसे करोगे उसको। और ऊपर से ये भी पाया गया कि डब्ल्यूटीओ के जो डिस्कशंस थे दे हैड बीन फोकसिंग ओनली ऑन द टैरिफ रिडक्शंस, लेकिन डेवलप कंट्रीज आर नॉट बॉदर्ड अबाउट टैरिफ रिडक्शंस। उसमें तो वो ऑलरेडी दे आर प्लेइंग द डबल गेम। दे आर मोर बॉदर्ड अबाउट इनटेंजिबल या फिर मुझे कहना चाहिए नॉन टैरिफ बैरियर्स, जैसे लेबर स्टैंडर्ड्स, फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, पेटेंट राइट, इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इससे हुआ क्या, मल्टीलेटरल की जगह अब आप प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट्स को आप देखने लगे, वो ज्यादा डीपर आए और वो ज्यादा उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने लगे। सो दैट इज वाई इंडिया को ऐसा ही करना पड़ेगा। इट इज वेरी गुड दैट वी आर एंगेज्ड इन कपल ऑफ, मोर देन कपल आई शुड से, बायलेटरल एग्रीमेंट, जैसे बीटीए कर रहे हैं हम यूएस के साथ, एफटीएस कर रहे हैं ईयू के साथ, यूके के साथ, बाकी कंट्रीज से भी बात हो रही है। बट वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल, और हमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि हमारे टैरिफ्स बाकी जनरल, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर कॉस्ट हमारे ज़्यादा हैं, हमें उसको कम करना होगा। एंड देन जो बिहाइंड द बॉर्डर इश्यूज जिसकी मैंने बात की, बिहाइंड द बॉर्डर इश्यूज जो जो, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, उनको हमें केयरफुली अपने नेशनल इंटरेस्ट का देखना होगा। जैसे ईयू ने रिसेंटली अभी एक एफटीए साइन किया मर्कोसर के साथ, दैट वी कैन ऑल्सो डू। सो दैट इज वाई नॉन टैरिफ इश्यूज को भी हमें हैंडल करना होगा। और इसी के डायमेंशंस की अगर हम बात करें, जैसे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स, इंडिया इज एमिंग टू डबल द ट्रेड टू 500 बिलियन, या फिर मिशन 500 आप कह लीजिए। बट द की पॉइंट इज दैट कि हाउ वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट, साथ साथ में हम यूएस फार्मा इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंस को थोड़ा कम कर पाए, या अपने अपनी पोजीशन को हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ इश्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सप्लाई, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्वालिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल डोमेस्टिकली है वो कैसा रहे। सो द वीक पॉइंट इन दिस एरिया इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको एपीआई बोलते हैं, दैट वी हैव बीन procuring from China, and China is able to produce on large scale, and its producers are getting much more assistance from the government. सो हमें वो करंट डिपेंडेंस एपीआई इंपोर्ट्स की चाइना से कम करनी होगी, ताकि हमें इंपोर्ट्स चाइना से जब डिस्करेज होते हैं, और वो डिस्करेज कैसे किए जाएंगे, जब आप उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हो, तो वेल डिजाइंड पीएलआई स्कीम इसके एरिया में हमें मदद कर सकती है, लाइक द वे वी स्पीक अबाउट अदर एरियाज। सेकेंडली सपोर्टिव पॉलिसी चाहिए, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स। तो स्टेट के साथ मिलकर आप एपीआई प्रोडक्शन जोन्स बनाइए। मुझे याद आ रहा है, एपीआई प्रोडक्शन जोन, ड्रग प्रोडक्शन एक आप कह सकते हैं जोन की बात, तो हिमाचल प्रदेश में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ साल पहले की थी। वी हैव टू सी कि उसका आखिर हुआ क्या, और इधर इट इज ओनली थियोरेटिकल इन नेचर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स चाहिए, स्टेट मस्ट बी प्रोवाइडिंग सुटेबल लैंड एट सुटेबल लोकेशंस, पोल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, ये सब चीजें होंगी। तो इससे होगा क्या कि एपीआई की कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी, आवर डिपेंडेंस विल आल्सो गो डाउन, और हम जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिक्योर हो सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हायर कॉस्ट्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन द लॉन्गर रन। अगर आगे हम बात करें कि भाई जियो पॉलिटिक्स व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट इज मेकिंग, यस डेफिनेटली इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी अगर जियो पॉलिटिक्स से आप लिंक करते हो, तो कंप्लीटली तो कोई भी कंट्री का जो करेंसी है वो कंप्लीटली इंटरनेशनलाइज नहीं है। अगर हमें अपनी करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाना है, दैट कैन ओनली हैपन विद द फुल्ली कन्वर्टिबल ऑन कैपिटल अकाउंट, अगर हम कर दें, यानी हम पूरे कैपिटल कंट्रोल्स को हटा दें, लेकिन हम उस पोजीशन में ही नहीं है करने की। A very good example is given here, तो चाइना इज अ मच स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, मच लार्जर ट्रेड शेयर, ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज, उसने भी ऐसा नहीं किया। रेमिनबी इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल अकाउंट,
यानी कि वो एक इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, जबकि एसडीआर का पार्ट है। तो वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग आवर इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर, मेकिंग आवर बेस स्ट्रॉन्गर, इंक्रीजिंग आवर वर्ल्ड शेयर, दैट इज ओनली गोइंग टू हेल्प अस। अगर चाइना का एक एग्जांपल है कि कैसे चाइना में 6 वेस्ट एशियन नेशंस और 10 आसियान नेशन के साथ उन्होंने डिजिटल आरएमबी क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट सिस्टम किया। नाउ क्वेश्चन है कि क्रॉस बॉर्डर आरएमबी, जो ये क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट सिस्टम किया, दैट इज नॉट ओनली वन मैकेनिज्म, वो एक ऑप्शन है। और 40% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को वो एक तरीके से टारगेट करेगा, यानी यूएस की हेजीमोनी को झटका देने का ये एक तरीका है। चाइना इज नॉट गोइंग टू बैक आउट। इट इज ओनली वन ऑफ द सेटलमेंट मैकेनिज्म। ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, डॉलर है, वो सब करते ही रहेंगे। आरएमबी एक अल्टरनेटिव बन के आ रहा है। यानी शिफ्ट जो आप डॉलर से कहते हैं, डॉलर डिनोमिनेशन से आप डॉलर सेटलमेंट से आप कहते हैं कि कुछ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस निकल के आए, बाकी करेंसीज राइज हों जिसके अगेंस्ट डॉलर ट्रम्प खड़े हैं, तो वो ही पोजीशन क्रिएट करने के लिए ऐसा किया जाए। So the composition of foreign exchange reserves is already showing, not only just for India but for others also. अगर आप साथ में ये कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी इज द की, जो भी हमने एपीआई की बात की, जो भी आपने अभी एफटीएस की बात की, सब जगह सस्टेनेबिलिटी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बिकॉज नो अदर मेजर कंट्री हैज डन इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन टैक्सेशन। क्योंकि इंडिया नेट जीरो एमिशंस की बात करना चाहता है, बाकी डेवलप कंट्रीज ने बात की लेकिन कुछ किया नहीं। क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बन इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, और एनर्जी की एक कॉस्ट है। और कॉस्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन, जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और ये कॉस्ट सिर्फ मार्केट प्राइसेस से नहीं है, एक्सेसिव यूज ऑफ कार्बन होने से बाकी सब जगह भी इम्पैक्ट आता है, उसकी सोशल कॉस्ट है। तो यानी आप जब नॉन कार्बन बेस्ड अल्टरनेटिव को शिफ्ट करने की बात करोगे, चाहे वो ईवी हो, वो बहुत ही मुश्किल बिहेवियरल बात है। सो द रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेस कुड बी यूज टू हेल्प द पुअर। थ्योरी में बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी मेजर गवर्नमेंट ने वर्ल्ड के अंदर एक्सप्लिसिट कार्बन टैक्सेस नहीं लगाए हैं। न्यूजीलैंड ने जरूर स्टार्ट किया था, बट देन इट्स अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी वेरी आइडियल कंट्री। सो मेनी कंट्रीज आर एक्सपेरिमेंटिंग विद द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, क्या है? कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म, जो इंडिया भी बात कर रही है कि वो भी यहाँ लगा दे। होगा क्या? लार्जर यूनिट्स, लार्जर प्रोजेक्ट्स, लार्जर फैक्ट्रीज, लार्जर सिस्टम्स, अगर उनको एक कोटा दिया जाता है कि आप इतना कार्बन प्रोड्यूस कर सकते हो, अगर वो उससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उनको कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे, उनको उनका कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर वो उससे कम में काम चला देते तो अपने कार्बन को बेच सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प इन रिडक्शन ऑफ ओवरऑल कार्बन एमिशंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये प्रैक्टिस में डिपेंड करेगा कि क्या ये सिस्टम डिजाइन होकर ये सिस्टम जो है वो करप्ट नहीं होगा, मोरली करप्ट नहीं होगा, फाइनेंशियल इसके अंदर लूप होल्स देखने पड़ेंगे। तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से हमें सीखना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा इस फंक्शन को हम कैसे अलाउ करें। दूसरा, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आरबीआई ने गोल्ड लोन रश को रोकने की बात की। इसी कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई लेके आई ड्राफ्ट गोल्ड लोन गाइडलाइंस, यानी कि ड्राफ्ट लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड कोलेटरल डायरेक्शंस, डायरेक्शंस हैं ये 2025। यानी गोल्ड बैक लेंडिंग को आरबीआई ने खड़े होकर देखा कि हो क्या रहा है। क्या चाहता है आरबीआई? आरबीआई चाहता है प्रिंसिपल बेस्ड और हार्मोनियस अप्रोच हो सारे लेंडर्स के लिए, इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एनबीएफसी, यानी कि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, कोलेटरल मैनेजमेंट आ जाए, और साथ साथ में जो एंड यूज ऑफ फंड्स हैं उनका भी मॉनिटर किया जा सके, वो आखिर जा कहाँ रहे हैं। ये बात नहीं है कि आरबीआई सेइंग कि दे आर इनटू सम काइंड ऑफ डूबियस एक्टिविटीज, लेकिन फिर भी स्ट्रीमलाइनिंग होनी बहुत जरूरी है। तो सर्ज है जो गोल्ड लोन्स में, दैट इज ड्रिवन बाय टाइटर अनसिक्योर्ड क्रेडिट, राइजिंग स्ट्रेस अमंग माइक्रो फाइनेंस बोरोअर्स और सोरिंग गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड लोन्स ने फास्टेस्ट ग्रोथ दिखाया। और आप कह सकते हैं, आरबीआई का मानना है कि माइक्रो फाइनेंस स्टाइल का इसके अंदर ट्रैप या फिर स्ट्रेस पॉइंट क्रिएट नहीं करना है। हाउस होल्ड जो है वो ओवर लिवरेज ना कर दें और डिफॉल्ट ना शुरू हो जाए। Now the question is, what are the key proposals? The key proposals are that lenders are barred from granting advances against primary gold or silver, जैसे 24 कैरेट गोल्ड और बार है, और फाइनेंशियल एसेट्स बैक बाय गोल्ड और सिल्वर लिंक्ड ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स। बोरोवर जो है वो नहीं ले सकते गोल्ड लोन्स को कंजम्पशन पर्पज से भी एट द सेम टाइम, और इनकम जनरेटिंग पर्पज से भी एट द सेम टाइम। लेंडर्स मस्ट नॉट एक्सटेंड द लोन्स वेयर द ओनरशिप ऑफ कोलेटरल इज डाउटफुल, कि भाई पता ही नहीं ओनरशिप किसकी और कैसे है, and are required to maintain records in verifying ownerships. Loans against repledged gold are also prohibited. So ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अब आ गई। द ड्राफ्ट आउटलाइंस आर जनरल नॉर्म्स फॉर ऑल गोल्ड लेंडर्स, यानी कि आप सारे के सारे गोल्ड लेंडिंग जो पॉलिसी है उनको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इसकी एक सेक्टोरल एक्सपोजर लिमिट हो,
और सारे के सारे जो लोन दिए जा रहे हैं वो रीपेमेंट कैपेसिटी थ्रू प्रॉपर क्रेडिट अप्राइजल एंड ड्यू डिलीजेंस के थ्रू, यानी मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि एंड यूज ऑफ फंड्स क्या हो रहा है और एडिक्यूट रिकॉर्ड्स क्या है। सो दिस इज व्हाट दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू डू कि सोना है तो आपने कुछ भी कर लिया। सो लोन टू वैल्यू कैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, क्योंकि एनबीएफसी पे इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ड्यू डिलीजेंस के बिना लॉन्ग टर्म में ब्लास्ट हो जाए। यानी लोन टू वैल्यू रेशियो, यानी क्या लोन आपने लिया कितनी वैल्यू पे, वो 75% से कम रहना चाहिए। और उसके अंदर अब आरबीआई ने बोला कि आप उस वैल्यू के अंदर जो इंटरेस्ट आप लेते हैं वो भी आपको उसी के अंदर करना पड़ेगा, ताकि सेफ्टी जोन बने, यानी कम पैसा आप ले पाए। LTV calculation for gold consumption bullet loans. If LTV exceeds 75% for more than 30 days, lender must provision 1% of the loan amount. 1% लोन अमाउंट उसमें रिकवरेबल ओनली आफ्टर द LTV फॉल्स बिलो द लिमिट एंड स्टेज देयर फॉर अ मंथ। जब जब वो LTV यानी कि जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो कम आएगी तब आप उससे वो निकाल लें। यानी ये सिर्फ एनबीएफसी पे लागू होता है। फॉर बैंक्स द LTV कैप अप्लाइज ओनली टू कंजम्पशन लोन्स, बट फॉर एनबीएफसी ये इनकम जनरेशन लोन के लिए भी लगा। So norms are rationalization. They are not regulatory tightening. They are rationalization. And once implemented, it will increase the scrutiny of gold loans. तो बोरोवर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा? बोरोवर्स पे इम्पैक्ट आएगा, सबसे पहली बात आपको गोल्ड लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, हार्डर हो जाएगा। कंकरेंट लोन आप दोनों पर्पसेस से ऐसे ही नहीं ले सकते। फिर उसके बाद ओनरशिप भी क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद रिकॉर्ड्स होने चाहिए कोलेटरल ओनरशिप के, और उसके बाद देयर विल बी मॉनिटरिंग ऑफ लोन यूसेज पीरियोडिकली, और उसका एविडेंस भी रिकॉर्ड पे होना चाहिए। लैंडर्स जो है वो अब सेलेक्टिव हो जाएंगे, कुछ बोरोवर्स को नहीं लेंगे। उसके बाद जो है प्रो कंज्यूमर मेजर्स, जैसे लेंडर्स विल बी रिक्वायर्ड टू असेस द रीपेमेंट कैपेसिटी, कि भाई दे पाएगा लोन। गोल्ड तो आ गया लेकिन आप लोन को पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि लास्ट में अगर आप नहीं कर पाते, डिफॉल्ट हो गया, तो हर तरफ से लॉस है। मे बी एनबीएफसीज विल बी सेइंग कि ठीक है भाई कुछ का माल हमारे पास ज्यादा आ गया, लेकिन दैट्स नॉट द ड्यू डिलीजेंस, दैट्स नॉट द प्रोसेस, दैट्स नॉट द आइडिया बट आरबीआई इज टॉकिंग। एक सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए। LTV कैप भी इसीलिए की गई है। तो सेफ गार्ड इसलिए बनाया गया है ताकि बोरोवर जो है वो डेट साइकिल ऑफ अनसस्टेनेबल डेट ट्रैप में ना फंसे। मेहुल चोकसी अरेस्टेड इन बेल्जियम, और 13,500 करोड़ पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड्स जो स्कैम किया था। सो वी आर इट शोकेसेस कि हमारा डिप्लोमेटिक डेफ्ट कि हमने बेल्जियम में उनको अरेस्ट किया, लेकिन लाने में अभी समय लगेगा और काफी समय लग सकता है। एंड किया क्या था उन्होंने, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यू मस्ट नो दैट he went on to splurge heavily on marketing and advertising, and the funds were coming from the loans by PNB, or instead of repaying the loans, the fraudulently got letters of understanding use किए गए थे, which were issued by a branch of PNB. Certain bank officials were also involved, so these letters of understanding were used to avail credit on foreign shores to fund their business. यानी नकली थे लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनसे आपने क्रेडिट पे आपने क्रेडिट लिया और फंड्स आपने अपने बिजनेस में लगा दिए, यानी पैसा तो लास्ट में बैंक को देना पड़ेगा। LOUs वर सपोज टू बी रीपेड विद इन 3 मंथ्स, लेकिन उनको रिन्यू करते रहे इंटरेस्ट के साथ। बैंक ऑफिशियल सेम चीज को कागज बनते रहे, रिन्यू होता रहा। एंड दिस कैप्ट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ लिक्विडिटी फॉर द टू ज्वेलर्स, जबकि उनके पास तो लिक्विडिटी पैसा आता रहा और वहां पे PNB में डेट बढ़ता रहा। जब तक डिस्कवरी की तब तक दोनों देश छोड़ के भाग चुके थे। 13,500 करोड़ का नुकसान हुआ। अभी तक सरकार ने 2,500 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी से वसूली तो कर ली है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। कर्नाटका कास्ट सर्वे, बिहार कास्ट सर्वे, हमने बहुत बार अलग अलग कास्ट सर्वेस की बात की, तो उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, दिस इज काइंड ऑफ ए केस स्टडी, आपको ये देखनी है। तो कर्नाटका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे ने कुछ हमें चौंकाने वाली बातें दी हैं, और वो फोकस ये हो रहा है कि भाई जो ओबीसीज का रिजर्वेशन है दैट मस्ट बी इंक्रीज फ्रॉम 30 to 51%। और साथ साथ में पिछली जो गवर्नमेंट थी, येडियुरप्पा जी की सरकार थी, उन्होंने भी इसके लिए कमीशन बिठाया, फिर उसके बाद सिद्धरामैया जी ने भी उन चीज़ों को कंटिन्यू किया। सो जो लिंगायत्स और वोक्कालिगास हैं, दे आर सपोज टू बी हैविंग मोर डोमिनेंट शेयर इन पॉलिटिक्स एंड रिसोर्सेज। उनका जो न्यूमेरिकली उनकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो थोड़ा कम निकली है, जबकि उनको जो है 4% 5% रिजर्वेशन इन द स्टेट जॉब एंड एजुकेशन मिला ही हुआ है। वो ज्यादा कोटा मांग रहे थे, अब किस हक से मांगेंगे? मुस्लिम्स एंड अदर ओबीसीज, दे आर ऑल्सो अलग मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कह लीजिए, या मुस्लिम्स को जैसे 4% कोटा है अभी,
और ओबीसीज गेट 15% अंडर 2A। तो अलग अलग डिविजन्स बने हुए हैं। तो पॉइंट यही है कि अब सब चाहेंगे, SC STs भी चाहेंगे, सभी चाहेंगे कि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है, 50% जो मेरिट का जो बेस है, जो रिजर्वेशन का बेस है, उसको ब्रीच कर दिया जाए। सो ये तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे हो सकता है, ये ऐसे हो नहीं पाएगा। बट द पॉइंट इज दैट इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। और कोटा रिकमेंडेशंस हमें ये दिखाते हैं कि कैसे जॉब्स, कैसे रिसोर्सेज की कितनी कमी है, स्किल्स की कितनी कमी है। जनरल कैटेगरी जो है वो सिकुड़ के छोटा रह गया है, और जनरल में कोई रहा ही नहीं, ना कोई रहना चाहता, उल्टा हो गया बल्कि ये तो पॉइंट ये है कि इंक्रीज्ड कोटा फॉर ओबीसी, जिसके लिए आपको पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए, लेजिस्लेशन हैज टू बी पास देयर। और क्योंकि इंदिरा स्वामी जजमेंट है, कैप है 50% का, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 10% ऑफ कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी हो ही चुका है। तो पॉइंट वही है कि तमिलनाडु सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर 69% रिजर्वेशन है। अमेंडमेंट उसका 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था, और वहां पर जो है विच इज एग्जेम्प्टेड सर्टेन लॉस फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो आप देखना ये है, आप ये सोच के देखिए कि क्या ये सही प्रोसेस है, क्या वाकई यही वे है, क्या वाकई सरकारी नौकरियां ही देश को बचाएंगी। ये जो बात है, ये हमारे को बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं साइड में कि पहला वैशाख ऑन April 14 को बांग्लादेश में मनाने जाने वाली बात है, और बंगाली ईरा स्टार्ट होता है। अब असम में बिहू का समय यही है। तो देर आर मंथ्स एंड वीक्स जहाँ पर फोक कल्चर, हमारा पूरा हिस्ट्री, पूरी लेगेसी नेचर के साथ अलाइन होकर हम उसको यूज करते हैं। Sir Sankaran Nair, born in 1857, rebellious lawyer, a clear-hearted and very brilliant person who was always ready to fight for truth, great national crusader, कभी ना चुप रहने वाले, और अपनी बात को रखने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि नायर वॉज अ लॉयर ऑफ स्टेलर कैपेबिलिटीज। गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं होते थे। उन्होंने गांधी एंड एनार्की 1922 में किताब लिखी थी। उन्होंने कहा था कि गांधी के मेथड नॉन वायलेंस, सिविल डिsobedience और नॉन कॉपरेशन से कुछ होने वाला नहीं है। और उन्होंने माइकल ओडायर को भी जिम्मेदार माना था जलियांवाला बाग के लिए। तो ये वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट। आप कह सकते हैं 1897 में जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के, ही वॉज द यंगेस्ट वन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। 1908 ही वाज मेड द परमानेंट जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, सोचिए आप। और 19 ये जो आपका 1919 में जलियांवाला बाग जब होता है, तो वो जो है ही रिजाइन फ्रॉम द वाइसरॉयज काउंसिल इन प्रोटेस्ट, और उन्होंने नाइटहुड भी, आई बिलीव, सर की जो उपाधि है वो भी उन्होंने दे दी थी। तो अमेजिंग, ग्रेट सेक्रीफाइस। और आप कह सकते हैं कि ऐसे विभूतियों से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हमें भी जो करना है सो करना है। मुसीबत तो आएंगी, आ, वही बात है कि आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, मेरे नज़र से दुनिया तुम देखो, दुनिया सदा ही नहीं है। तो वही वाला एक पागलपन और एक जुनून चाहिए। कोल एक्सचेंज को लाने का पर्पस ये है कि किस तरीके से आप कोल के जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं, जो जो ओपन मार्केट के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसको आप लेके आ पाए। सो कोल एक्सचेंज फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कोल, ये आ जाएगा। तो इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन का और ज़्यादा अंदाज़ा होगा। साथ साथ में आपकी डिपेंडेंसी फॉरेन ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर कोल प्राइसेस को डिटरमाइन करने की थोड़ी कम हो जाएगी। और ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक माइनर्स के लिए। इसमें कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोल इंडिया लिमिटेड, वो भी अपने आप में आल्मा मैटर है हर चीज के लिए। गवर्नमेंट जो है वो एक्सचेंज को स्टार्ट करके एक और नया, जिसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह अगर मैं कहूँ, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव अप्रोच होगी। कोल इंडिया का कोल प्रोडक्शन 1.05 बिलियन टन इन फाइनेंशियल ईयर 25 पहुंच चुका है, कंपेयर टू 997.83 मिलियन टन इन फाइनेंशियल 24, मार्किंग ए 4.99% ग्रोथ ओवर द प्रीवियस ईयर। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे प्रधानमंत्री साहब का कहना है कि कैसे पिछले 10 सालों में आपकी पावर प्रोडक्शन डबल हो गई है। तो दैट्स ऑब्वियसली वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट। आपको पता होना चाहिए कि 2030 तक का टारगेट कितना है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको लिखित में पता होना चाहिए कि हमारी टोटल पावर जनरेशन कितनी है। उसमें भी आपको रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में भी अलग अलग तरीके से आप देखिए, और रिन्यूएबल में भी जितने सोर्सेज हैं उन सबको भी आप देखिए। तो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस। आप पूरा एक टाइम लगाकर आप पूरा एक सिस्टमेटिक अप्रोच से पूरा एक मैप बनाइए। प्रेशरी शो कॉन्फिडेंस लॉस, डेफिनेटली, ऐसा कहना है जानेट येलेन, फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी का। और चाइना अगर अपने डॉलर को सेल कर दे, तो इट वुड बी पुशिंग अप द वैल्यू ऑफ देयर ओन करेंसी एंड क्रिएटिंग रिस्क
टू द ट्रेजरी मार्केट एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन ऐसा देखिए, आप यूएस के डॉलर को झटका लगा है, वहाँ के ट्रेजरी को झटका लगा है, लेकिन वही बात है कि लॉन्ग रन में चीजें देखी जाएंगी, अचानक से तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसे भी हैव टू कीप एन आई, बिकॉज हम टैरिफ पे भी देख रहे हैं कि देर इज नो वन सर्टेन वे। Enhancing labor productivity, by enhancing labor productivity we empower individuals to achieve their fullest potential। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा एक पूरा थीमेटिक यहाँ पर डिस्कस किया गया है। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी लॉन्गर रन में ऑलमोस्ट एवरीथिंग है। तो इंडिया की अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, अगर इंडिया अपनी 2047 तक प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा देता है, तो उसके मल्टीपल ड्राइवर्स हैं। तो लेबर प्रोडक्टिविटी एक ड्राइवर है। जॉब क्रिएशन तो डोमिनेट करते हैं हम कि जॉब और होनी चाहिए, जॉब होनी चाहिए, लेकिन अगर जो जॉब ऑलरेडी मिली हुई है उसमें आप किस हिसाब से कर रहे हो? लेबर प्रोडक्टिविटी इज अबाउट द क्वालिटी, इट इज अबाउट द लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। तो क्या कहेंगे हम? लेबर प्रोडक्टिविटी इज द इकोनॉमिक आउटपुट पर आवर वर्कड। यानी हम भी, अगर मैं भी अगर आपके साथ चर्चा करता हूं, तो हमने पर आवर क्या निकाला, हमने पर डे क्या निकाला, तो वही लेबर प्रोडक्टिविटी है। तो काम करना सिर्फ काफी नहीं है, प्रोडक्टिविटी चाहिए। मैटर क्यों करेगी? क्योंकि 1% अगर आपका एलपी यील्ड्स बढ़ते हैं तो वो जीडीपी पर कैपिटा में दिखाई देते हैं। स्ट्रांग फोकस अगर प्रोडक्टिविटी लेवल्स पे ही होगा, तो वर्ल्ड जो है, जितने चैलेंजेस हम जो बात कर रहे हैं, जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है, वो थोड़े आसान हो जाए। और प्राइस इन्फ्लेशन जो बढ़ता है, आप जो कहते हैं कि भाई प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा है, और जो हम बात करते हैं इंडिया इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, वो रियली में हम एक नया आयाम सेट करेंगे, ना कि हम जापान स्टाइल वेल्थ की अगर हम बात करें, जहां पर एक बहुत लंबा पीरियड रहा था सस्टेन इन्फ्लेशन का। अब तो वहां पर जो है, आप कह सकते हैं अब तो एकदम से इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई भी एस्पेक्ट, इतना लंबा ग्रोथ का बहुत मुश्किल है। इसीलिए जापान ऑलवेज लुक फॉर फंडिंग, फंडिंग अदर कंट्रीज सो दैट दे गेट द इंटरेस्ट। और अपने पास तो इनोवेटिव अप्रोचेस से कुछ कर ही रहे हैं, तो वहां पे एलपी ज्यादा है, ऐसा ऐसा हमें कहना पड़ेगा। तो नेट जीरो ट्रांजिशन अगर हमें चाहिए 2070 में, वही बात है, उसके लिए भी आपको लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्रिटिकल चैलेंजेस हैं, जैसे एसेट प्राइस इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंक्लूजन। तो इंडिया हर साल बढ़ रहा है, लेकिन चाइना से अभी हम बहुत पीछे हैं। Secondly, 70% of India's productivity growth is attributed to the growth in capital stock per worker that grew by 4 times। But the growth is impressive, लेकिन एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो वो ज्यादा दिखाई देता है। इंडियन कैपिटल स्टॉक ऑफ वर्कर इज स्टिल लेस देन हाफ ऑफ द चाइनीज। तो टेंजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जैसे टूल्स है, टेक्नोलॉजी है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, एजुकेशन एबिलिटीज है, टास्क की एफिशिएंसी है, ये सारी चीजें हैं। और अगर हम जॉब क्रिएशन को बात करें, तो स्किलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का। तीन बातें, बेसिक कंपिटेंसी भी हमें बढ़ानी होगी हिंदुस्तान में, चाहे फिर वो एनईपी से लेकर, बीटेक से लेकर और बाकी चीजों को आगे तक बात करिए, और उसके लिए आरएनडी करिए। उसके बाद स्कॉलरशिप से सिर्फ काम नहीं होने वाला, प्राइवेट सेक्टर का भी भयंकर इन्वॉल्वमेंट चाहिए। दूसरा, जॉब स्पेसिफिक एक्सपर्टीज वो बढ़ानी पड़ेगी। तीसरा, फ्यूचर रेडी कैपेबिलिटीज। डेवलप कंट्रीज के पास ये सारी चीजें हैं, उनके पास जॉब स्पेसिफिक एक्सपर्टीज भी है, बेसिक कंपिटेंसी भी है, और फ्यूचर रेडी कैपेबिलिटीज पे भी वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को तीनों चीजें एक साथ चाहिए, तभी इंडिया का हो पाएगा। इसीलिए हायर प्रोडक्टिविटी जॉब क्रिएशन को लेके आएगी, जॉब एग्जीक्यूशन को लेके आएगी, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा, स्ट्रक्चर्ड स्टाफिंग होगी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड वर्क होगा, वेल रेगुलेटेड स्टाफिंग इंडस्ट्री इनहेंसेस द जॉब सिक्योरिटी। तो वही बात है कि जो है, यही एक स्किल डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है। और कंट्री विद इनिशिएटिव्स, द जर्नी स्टार्ट्स विद द राइट पॉलिसी। तो पॉलिसी हमें उस डायरेक्शन में, हमारे पास इनडायरेक्ट बहुत सारी पॉलिसीज हैं लेबर प्रोडक्टिविटी की, और वो लॉन्ग टर्म में हेल्प करती हैं। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे मैंने कहा, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है। फिर उसके बाद आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। तो गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट एनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी थ्रू स्किल्स, एंड इट इज लोकेटेड अराउंड 1.48 लाख करोड़। सो वे फॉरवर्ड यही है, यही हमें देखना होगा। मेहुल चोकसी की हमने पहले भी बात की, और उसी को यहाँ पर हमने रिपीट देखा। तो आप बस इतना देखिए, फ्यूजिटिव्स आज तक कितने पकड़े गए हैं, कितने गए हैं, एक पूरा विकिपीडिया पे गूगल कीजिए और सबकी लिस्ट बना के देखिए, और अंदाजा लगाइए। भारत पुलिस सेवा, भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन, भारत की होम मिनिस्ट्री, भारत कौन क्या कर पाया और क्यों नहीं कर पाया, ताकि आपके सामने थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और थोड़ी ज्यादा कूल एक पिक्चर बने। चीताज आर बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम पूनो पार्क टू गांधी सागर। कुछ को आपने इंक्लोजर्स में रखा, कुछ को आपने खाली छोड़ दिया। वहां पे प्रे का इशू है, बस वहां पे प्रे मिलना चाहिए, क्योंकि प्रे नहीं मिलेगा तो जिया कैसे जाएगा। इसीलिए उसका भी जुगाड़ है, चीतल, सांभर और बाकी चीजों को वहाँ अवेलेबल कराया जा रहा है। तो अफ्रीकन जो ये चीताज हैं, आप कह सकते हैं कि और चीता की जब बात है, तो नेक्स्ट बैच की तो अभी पूरी बात नहीं हुई है। इंडिया के जो फर्स्ट फेज अभी चल रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं कि डेफिसिट प्रे बेस नहीं रखा दिया जाएगा। साथ साथ में, जैसा मैंने कहा कि चिंकारा, चौसिंगा, नीलगाय, चीतल, ये सब तैयार भी किए जा रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उनको फॉलो करने की बात है पूरे तरीके से। जैसे एक ड्राइवर अभी चीते को पानी पिलाता हुआ, अब वो भी क्या करे, अब मारा तो है नहीं उन्होंने, वही जैसे हमारे यहाँ आत्मीयता की बात की गई है, लेकिन ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है और ना ये प्रोफेशनल है। चीता मित्रास को और ट्रेनिंग की जरूरत है, ग्रास रूट वाइल्ड लाइफ वॉलंटियर्स को और रोल करने की जरूरत है, अथॉरिटीज को इंश्योर करना है कि एडुकेट वाटर सप्लाई हो समर्स में। तो चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी जो है, जो एनटीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने जो बनाया एनटीसीए ने, तो वो मॉनिटर करेगी, वही रिव्यू करेगी और वही एडवाइजरी बॉडी है। तो प्रोजेक्ट चीता कब शुरू हुआ? 2020 में हुआ, 2022 में हुआ। कितने चीते शुरू में आए? 8 चीते नामीबिया से आए, 12 चीते साउथ अफ्रीका से आए, कूनो नेशनल पार्क में आए। सेटबैक्स हुई, 8 चीते मर चुके थे, 5 जो है कब बॉर्न कूनो में हुए हैं। बिहू सेलिब्रेशंस, रंगोली बिहू। और आप देखिए, ड्रेस देखिए, आप हाथ में करताल देखिए, और यही है कि आपको अपने आप समझ में आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, दैट इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने चर्चा की थी दैट हाउ द सुप्रीम कोर्ट इज राइट इन सेटिंग द गार्ड रेल्स फॉर द गवर्नर। देयर कैन नॉट बी एन एंडलेस टाइम कि अपने पास रख लिया और कारण नहीं बताया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास छोड़ दिया तो मेरा सरदर्द खत्म। इन दैट, Supreme Court had brought into the picture the role of head of the state, that is the president, because when the bills are reserved for his or her consideration by the governor, Supreme Court is saying कि अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास हल्ला मचाते हुए आता है कि भाई कुछ करिए, अगर तो फिर दिक्कत है, इसीलिए हमने टाइम पीरियड डिस्क्राइब कर दिया है। तो बट द क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट इज ओवरस्टेपिंग इट्स बाउंड्रीज? देयर इज अ कांस्टेंट टसल जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं बिटवीन द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द सेंट्रली अपॉइंटेड गवर्नर। जैसे तमिलनाडु का केस आप मान लीजिए, तो ड्यू डिफरेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन वार्निंग देने के बाद भी जब ऐसा नहीं हुआ, तो आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स द गवर्नर टू ग्रांट असेंट एट दिस पॉइंट। लेकिन रवि साहब ने उनको प्रेसिडेंट को दे दिए, इससे और टाइम हो गया, इससे आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। तो ओनली वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट विच द सुप्रीम कोर्ट सेज कि भाई हमें गार्ड रेल लगाकर टाइम बंद करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सरकार जो केंद्र में है और सरकार जो राज्य में है, उसको 5 साल का जो इलेक्टोरेट्स ने चुना है, उसकी जवाबदेही है कि वो लोगों के लिए काम करके उसको पूरा दे। वो अकाउंटेबल है वहाँ पर। अगर आप इतना टाइम लगा देंगे तो अकाउंटेबिलिटी पूरी नहीं हो पाएगी, और लोगों की अकाउंटेबिलिटी पूरी नहीं हो पाएगी तो उनके साथ फ्रॉड हो गया, तो उनके साथ अन्याय होगा। इसीलिए गवर्नर के बात शुरू होकर प्रेसिडेंट के पास खत्म होती है, ऐसा सिर्फ वो नहीं है प्रेसिडेंट को। लेकिन जब इसमें इन्वॉल्व किया, और आर्टिकल 361 विच प्रोटेक्ट्स द यू नो विच प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंटर्स, अगर हमें कहना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स के, और वॉलेंट्रीली ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर रूल दिया है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ए बिल अंडर आर्टिकल 143। तो 143 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरे को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो इट इज ट्रू, गवर्नर एक पॉलिटिकल पोस्ट है, लेकिन अनलाइक द यूएस सुप्रीम कोर्ट विच अप्लाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल थिकेट, इसको नोट कर लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिटिकल थिकेट, कि भाई नहीं घुसना है, टू रिफ्रेन फ्रॉम वेंचरिंग इनटू इश्यूज व्हिच इन्वॉल्व पॉलिटिकल क्वेश्चन। इंडिया में तो पॉलिटिकल क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट घुस ही जाता है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज भी हमें देखने होंगे। सेंटर मस्ट एक्ट विद ग्रेस, और ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट विच इज फुल ऑफ विजडम, और इतना उसका बहुत लंबा ट्रेडिशन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी ट्रेडिशन और सोबरिटी रही है हर चीज में। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, फाइन बैलेंस को। तो ये क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरे को पार किया? तो ये एक सोचने वाली बात। अगर हम बात करें सैटेलाइट्स की, और वो भी अलग अलग प्लैनेट्स की, तो सैटर्न, हमने थोड़े दिन पहले भी बात की थी, 128 न्यू मून्स ऑफ सैटर्न। इतना दूर, पहली बात तो, और ऊपर से इतना मेटिकुलसली, इतना रिसर्च तरीके से, इतने साल लगाकर कनेडियन, यूके, यूएस सब एस्ट्रोनॉमर्स बैठ के टेलीस्कोप पे लगे हुए हैं, अपनी जिंदगी लगा दी, तब जाकर आकाश गंगा, मिल्की वे गैलेक्सी, जब वो सैटर्न की पोजीशन भी वो आई कि आप पीछे उसके बैकग्राउंड को देख पाए, तब जाकर हो पाया। नहीं तो वो भी नहीं हो पाता अगर बैकग्राउंड बहुत ज्यादा क्राउडेड होता स्टार के साथ, तो आप ये टाइनी मून्स भी नहीं पता लगा पाते। और ये मून्स रिलेटिवली न्यू, क्योंकि ये 100 मिलियन ईयर्स अगो ही बने हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इस यार्ड स्टिक से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो तो 4.65 बिलियन ईयर्स अगो का है। 4.65 बिलियन ईयर्स अगो, तो यानी जुपिटर धरती के ज्यादा पास है, लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी मैटर करती है। और जो सैटर्न के जो आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जायंट प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहे हैं, आईसी ऑब्जेक्ट्स फ्रेगमेंट भी हो जाते हैं कोलिजन्स के मुकाबले। तो जुपिटर की जो रॉकी सैटेलाइट्स हैं, वो इस कंपैरिजन में आप देखिए डिफरेंट है। सो लार्ज शेयर ऑफ सैटेलाइट्स आर देयर विद द सैटर्न, लेस आर नंबर विद द जुपिटर। और जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है वो भी एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इतने बड़े पोर्शन को स्कैन करके पता लगाना, देखना बहुत डिफिकल्ट है।
देन कैरिंग आउट सिमिलर स्टडी इन द सैटर्न। तो ये एक बहुत अच्छा कंपैरेटिव एनालिसिस दिया, इंटरेस्ट दिया, और आपका इतना नॉलेज होना ही चाहिए एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, बोथ फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस। गोल्ड लोन्स की हमने ऊपर चर्चा की। आरबीआई के नॉर्म्स डेफिनेटली रिस्क को कम करेंगे। इरेगुलर प्रैक्टिसेस गोल्ड लोन की, जो लोन टू वैल्यू रेशियो की हमने बात की, उसकी कैप करने की बात की, और हमने बात कर दी कि भाई कैसे लेंडर्स जो है वो दोनों पर्पज से ऐसे नहीं ले पाएंगे, और ना सिर्फ आप गोल्ड के उससे ले पाएंगे, लेकिन गोल्ड हमारे यहाँ कल्चर है, गोल्ड हमारे यहाँ फाइनेंशियल नीड्स के टाइम पे काम आता है, चाहे वो हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे फिर वो कैसे भी हो। तो स्लो डाउन इन द इकोनॉमी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, इससे कंज्यूमर्स पे इम्पैक्ट आया है। और आप कह सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। तो हमने कुछ चीजें देखी, आप उन पॉइंट्स को नोट करो, फिर हम चर्चा करेंगे अपने डिस्कशंस में कि कैसे आप लिखिए और आप खुद सोचिए कि भाई क्यों आरबीआई ने ऐसा किया। क्योंकि देकर लेना आसान है, लेकिन क्या वो साइकिल हो पाएगी? डेट ट्रैप की अनसस्टेनेबल साइकिल तो नहीं बन जाएगी। दैट इज द होल पॉइंट। With this, we end today's discussion, and we'll be coming back for more ideas and more topics in our next interaction. Keep working, keep learning, and also try to be more consistent and more disciplined, which many of you are missing. And always welcome to join our courses, provided you are ready to adhere to the guidelines. Thank you very much.